गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम आपसे बात कर रहे थे अकाउंट्स की डबल एंट्री सिस्टम के बारे में, बुक कीपिंग के बारे में। नॉर्मली जब हम बुक कीपिंग की बात करते हैं, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है, यदि हम देखें बुक और कीपिंग, बुक का अर्थ पुस्तक से हो गया, पुस्तकों से हो गया, और कीपिंग का अर्थ हो गया रख रखाव से। और जब यही बात हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में कहते हैं, बुक कीपिंग, लेखा पुस्तकों का रख रखाव, टू प्रिपेयर अकाउंट्स बुक्स, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। इसको हम बुक कीपिंग के कैटेगरी में रखते हैं। अकाउंट्स को यदि हमने समझना है तो मैंने कल आपको बताया था कि अकाउंट्स हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शंस को हिंदी में लेन देन के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ लेन देन कि अकाउंट्स के टू एस्पेक्ट्स हुए। एक एस्पेक्ट जो कि लेने से संबंधित है, इसका मतलब हुआ रिसीव्ड, लेन, इसका मतलब लेना, रिसीव्ड। और देन, इसका मतलब देना, गिविंग। तो देयर आर two aspects, and these aspects are received aspects or giving aspects. Any transaction in accounts depends on two aspects. One is called as receipts and other is called as giving. लेन देन, लेना और देना। और हम जब कल बात कर रहे थे अकाउंट्स की, तो उस समय अकाउंट्स में हमने आपको बताया था कि जो लेखा पुस्तकें होती हैं, जब हम अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करते हैं, जब हम बुक कीपिंग करते हैं, टू मेंटेन द अकाउंट बुक्स, दैट इज बुक कीपिंग। यह बुक कीपिंग हुआ जब लेखा पुस्तकों को हम मेंटेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस। जो ट्रांजैक्शंस हमने की हैं, जो लेन देन हमने की हैं, उन लेन देन पर जब हम आधारित पुस्तकों को बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, तो उनको इनिशियल स्टेज पर बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। जब लेन देन की बात हुई, जब ट्रांजैक्शंस की बात हुई, जब रिसीट एंड गिविंग एस्पेक्ट्स की बात आई, तो इसका मतलब हमने आपको बताया था कि अकाउंट्स में ड्यूल एंट्री एस्पेक्ट आज एंटायर वर्ल्ड, संपूर्ण विश्व में यदि हम देखें
तो संपूर्ण विश्व में ड्यूल एंट्री एस्पेक्ट्स है, दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक लेखे को, एक ट्रांजैक्शन को 2 बार लिखें। ये इसका अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। इसका अर्थ बिल्कुल सीधा साधा है कि हम जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो लेन देन हमने कर रहे हैं, उनके 2 एस्पेक्ट हैं, और वो एस्पेक्ट रिसीट्स और गिविंग एस्पेक्ट्स के ऊपर होंगे, और जिनसे क्रिएट होगा डेबिट एंड क्रेडिट, जिनके आधार पर डेबिट और क्रेडिट जो है वो बनेगा। जब हम डेबिट की बात करते हैं तो मैथमेटिकल अप्रोच यदि हम लेकर के चलें तो डेबिट डिनोट्स फॉर, अगर मैथमेटिकल अप्रोच लेकर के चलें तो डेबिट डिनोट्स फॉर माइनस साइन एंड क्रेडिट डिनोट्स फॉर प्लस साइन। दैट इज द mathematical approach, debit and credit. But debit and credit both depends on the 2 aspects that is called as receipts and giving aspect. जब हम अकाउंट्स बुक को मेंटेन करते हैं तो अकाउंट्स बुक को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डेबिट और क्रेडिट की बात आई, तो ये जो डेबिट और क्रेडिट है इनके लिए गोल्डन रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। गोल्डन रूल्स, व्हाट इज द गोल्डन रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैटेगराइज the accounts into 3 categories. One is called as personal account. Personal account. Second, that's called real account, जिसको कि आप रियल अकाउंट कहते हैं। And third one is the nominal account. Third one is the nominal account. The first one is the personal account. Personal account को हम हिंदी में व्यक्तिगत खाते के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत, आपने यदि अंग्रेजी में पढ़ा है तो अंग्रेजी में नाउन इसकी डेफिनेशन आपको मालूम होगी। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नाउन? एंड नाउन इज पर्सनल अकाउंट, name of person, name of person, व्यक्ति के नाम, name of artificial persons, that means corporate, a company, for example State Bank of India, BHEL, Bharat Heavy Electricals Limited,
मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट। तो these are related with the names. Ram, Hari, Sita, Gita, all are related with the personal account. And personal account है तो इसमें नेम ऑफ पर्सन्स लेकर के चलेंगे, नेम ऑफ प्लेस लेकर के चलेंगे, नेम ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन्स लेकर के चलेंगे। तो ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन पर्सनल अकाउंट। इन सबको हम पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं, इनको लेकर के चलते हैं, इनको सम्मिलित करते हैं। और यदि हम पर्सन की एक्टिविटी देखें कि एक व्यक्ति की जो एक्टिविटी है, एक पर्सन की जो एक्टिविटी है वो क्या है, व्हाट इज द एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन। पर्सन की क्या एक्टिविटी है? पर्सन की जब हम बात करेंगे तो वो दो ही तरह की एक्टिविटी करेगा, रिसीवर और गिवर। When we talk about the activity of a person, that's two type of activities. One is, first is called as receiver, other is called as giver. व्यक्ति या तो प्राप्त करेगा या देगा। और इसका जो गोल्डन रूल है, वो गोल्डन रूल इसी की एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। और वो डिपेंड क्या करता है? डेबिट टू वर्ड डेबिट टू रिसीवर एंड क्रेडिट टू गिवर। Debit to receiver and credit to giver. That is the rule. Rule number 1. Relate with personal account and with its activity, receiver or giver. A man, a person, if received, that it means debit. If that person give to anyone, it means that is credit. अगर कोई व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसको डेबिट किया जाएगा, और यदि कोई व्यक्ति देता है तो उसको हम क्रेडिट के कैटेगरी में रखेंगे, उसको क्रेडिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। एंड दिस इज द रूल, एंड रूल फॉर पर्सनल अकाउंट, ये पर्सनल अकाउंट का रूल। सेकंड हमारा जो अकाउंट होता है रियल अकाउंट। रियल हिंदी में इसको कहा जाता है वास्तविक खाता। वास्तविक, विच एक्चुअली एग्जिस्ट, जो वास्तव में है, जो एग्जिस्ट करता है, रियल में, दैट इज रियल अकाउंट। वो रियल अकाउंट होगा जो एग्जिस्ट करता होगा। जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो रियल अकाउंट में नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जिस्ट करता है? सबसे पहले हम लेकर के चले कैश, फिर कैश एट बैंक, बिल्डिंग्स,
फर्नीचर, लैंड, ये दीज आर द रियल। कैश हो गया, कैसेट बैंक हो गया, बिल्डिंग्स हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया। इसी तरह से और भी एसेट्स और भी संपत्तियां हो सकती हैं जिनका एग्जिस्टेंस है। वो जो एग्जिस्टेंस है, वो एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जितनी भी संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को हम रियल अकाउंट के अंतर्गत लेकर के चलते हैं। वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। इसी तरह से गुड्स, परचेजेज और सेल्स। जब हम गुड्स की बात करते हैं, गुड्स जिसको कि माल कहा जाता है, इसी से ही अराइज होता है परचेज और सेल्स। जब हम माल खरीदते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो वो परचेजेज। और जब हम उसको किसी व्यक्ति को, किसी संस्था को बेचते हैं, तो उसको सेल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात ध्यान में रखने वाली यह है कि ये जो गुड्स है, गुड्स की कैटेगरी में केवल और केवल उसी गुड्स को हम इंक्लूड करेंगे। बहुत अच्छी तरह से समझ लें, जिस गुड्स में हम डील करते हैं, जिसमें हम व्यवहार करते हैं। अदरवाइज वो गुड्स जिसमें हम डील नहीं करते हैं, वो हमारी एसेट्स होगा, वो हमारे रियल अकाउंट में है। मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। मान लिया आता है कि कोई व्यक्ति कार का शोरूम उसका है। इसका अर्थ यह हुआ कि कार को बेचने और खरीदने का काम वो करता है। तो उसके लिए जो कार है वो परचेज और सेल्स की कैटेगरी में आएगा। उसको परचेज और सेल्स की कैटेगरी में हम रखेंगे। वहीं यदि कोई व्यक्ति जिसका कोई और बिजनेस है और वो कार खरीदता है, तो उसके लिए वो जो कार है वो एसेट्स के रूप में वर्क करेगी, वो उसकी एसेट्स होगी। क्योंकि उसके लिए वो जो कार उसने परचेज की है वो उसका व्यवहार नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शंस नहीं है, उसमें वो बिजनेस नहीं कर रहा है। वो तो केवल उसने जो परचेज की है वो अपने प्रयोग के लिए परचेज की है, अपने एसेट्स को बनाने के लिए उसने परचेज की है। और क्लियर हो जाएगा, यदि कोई व्यक्ति लैंड और बिल्डिंग यानी कि रियल एस्टेट में काम करता है, तो रियल एस्टेट में लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स, इन सबको यदि वो सेल करता है, परचेज करता है, तो उसके लिए ये नॉर्मल है। सेल और परचेज में उसकी ये, अगर उसने फ्लैट खरीदा तो भी परचेज में चला जाएगा, उसने बेचा फ्लैट तो सेल में चला जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति अपने रहने के लिए
कोई व्यवसायी अपने रहने के लिए किसी मकान को खरीदता है, किसी फ्लैट को खरीदता है, तो वो फ्लैट, वो बिल्डिंग, वो लैंड उसकी एसेट्स में इंक्लूड की जाएगी, रियल। क्यों? क्योंकि उसमें वो व्यवहार नहीं करता, वो बिजनेस नहीं करता है। तो ये दोनों चीजें आप समझ लीजिए कि सेल्स में वो कब आएगा, परचेज में कब आएगा। सेल्स और परचेज में वो तभी आएगा जब वो उसमें बिजनेस करता है, उसका ट्रांजैक्शन करता है, उसका बिजनेस ही वही है। और उसका अगर बिजनेस वो नहीं है तो इसका मतलब वो जो है उसके अंतर्गत नहीं आएगा, तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, रियल अकाउंट। आपको ये बताया कि ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये एसेट्स से रिलेटेड है, एसेट्स। और जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स का अर्थ हुआ कि हम जो बात कर रहे हैं वो संपत्तियों की बात कर रहे हैं। और संपत्तियों की जो नेचर होती है, जो व्यवहार होता है, या तो वो आएंगी या जाएंगी, या तो व्यापार में आएंगी या व्यापार से जाएंगी। यानी कि इसका मतलब इनकमिंग होगी, इनकमिंग या आउट गोइंग, या तो वो आएंगी या जाएंगी। केवल यही नेचर होती है, रियल अकाउंट की जो नेचर है वो यही है। अब डेबिट टू वर्ड्स comes in and credit to what goes out, ये इसका रूल होता है। डेबिट टू वर्ड्स कम्स इन एंड क्रेडिट टू वर्ड्स गोज आउट, दैट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डिपेंड्स ऑन इट्स नेचर। ये इसकी नेचर पर डिपेंड करता है, ये इसकी नेचर है, या तो आएगा या व्यापार से जाएगा। तो इसलिए रियल अकाउंट में वास्तविक संपत्तियों की हम बात करते हैं, एक्चुअल एसेट्स की बात करते हैं, जो एग्जिस्ट करता है, जो है, वो रियल अकाउंट में आएगा। और अब तीसरा जो गोल्डन रूल है, दैट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं, ये वास्तविक खाते होते थे, वो अवास्तविक खाता, नॉमिनल, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। इसको हम अवास्तविक खाते के नाम से जानते हैं। इसमें हम सारे के सारे जितने भी हमारे एक्सपेंसेज हैं, जितने भी हमारे लॉसेज हैं, जितनी भी हमारी इनकम्स हैं, जितने भी हमारे गेन्स हैं, दैट्स ऑल आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। All the expenses and losses and all the incomes and gains, all these are included in nominal account। ये nominal account में आते हैं। जितने भी expenses हो गए, जितने भी losses हो गए, तो इनका बहुत सीधा सीधा सा फंडा है। इनकम क्या है, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि इसमें हम इनकम को लेकर के चलेंगे और एक्सपेंसेस को लेकर के चलेंगे, या तो इनकम होंगी या एक्सपेंसेस होंगे। अब आप कहेंगे कि इनकम क्या है सर, इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है। इनकम का बहुत सीधा सीधा सा अर्थ है, that comes in your pocket, जिससे
आपको कुछ प्राप्ति हो रही है, आपकी जेब में आ रहा है, वो इनकम होगी। और जिसके थ्रू आपकी पॉकेट से जा रहा है, दैट इज एक्सपेंडिचर। बहुत सीधा सा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं कि आपको यदि पता करना है तो इनकम क्या है, इनकम। अगर दो अलग अलग वर्ड करें, इनकम, जो इन हो रहा है, आ रहा है, एक्सपेंसेस विच आउट गोइंग, जो जा रहा है, एक्सपेंसेस। इसका जो गोल्डन रूल है, दैट इज डेबिट टू ऑल द expenses and losses, credit to all the income and gains। इसके अंदर सारे के सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के आइटम आते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर किसी एक समय में एक्सपेंडिचर का काम कर सकता है, दूसरे समय में वही इनकम की भी बात हो सकती है, वही इनकम भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, जिसको कि आप ब्याज बोलते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इंटरेस्ट। इफ यू पेड द इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट को पे कर रहे हैं, उसको भुगतान कर रहे हैं, दैट इज एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव होगा। इफ यू रिसीव्ड इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्ट को रिसीव कर रहे हैं तो वो क्या होगा, दैट इज इनकम। इसी तरह से आप देखकर लेकर के चलेंगे डिस्काउंट में वो भी एक आइटम, अगर आप डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो इनकम है, बट इफ यू डिस्काउंट अलाउड, लेकिन यदि आप डिस्काउंट दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, दैट इज द सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर है, वो खर्चा हो जाएगा। तो इनकम और एक्सपेंडिचर की नेचर जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि वो इनकम है या एक्सपेंडिचर है। केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके द्वारा वो संस्था, वो व्यक्ति, वो बिजनेसमैन अगर पेमेंट कर रहा है, भुगतान कर रहा है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी। लेकिन यदि उसके द्वारा उसकी प्राप्ति हो रही है, वो उसे मिल रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो दैट इज द इनकम, वो इनकम हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, डिस्काउंट पेड अलाउड कर रहे हैं तो एक्सपेंसिव, डिस्काउंट रिसीव्ड कर रहे हैं तो दैट इज द इनकम, वो आपका इनकम होगा। तो ये 3 रूल्स थे जिनको कि हम गोल्डन रूल्स के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने, कई बच्चों ने जो कि कॉमर्स के बैकग्राउंड से हैं, इन सबको आप पढ़ करके आए होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए ये नया है जो कि जिनके पास इंटर में साइंस साइड के सब्जेक्ट थे या आर्ट साइड के सब्जेक्ट थे, जिन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, तो उनके लिए ये जो है नया सब्जेक्ट है और इसीलिए थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यही बेस है। अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो मैं समझता हूं ये
डेबिट और क्रेडिट यदि आपको क्लियर हो जाएगा, क्या चीज आपकी इनकम में आनी है, क्या एक्सपेंडिचर में आनी है, कौन सी चीज रियल अकाउंट में जानी है, कहां पर्सनल अकाउंट आएगा, ये क्लियर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसी के बेस पर आप आगे चलेंगे, तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसका क्लियर होना आवश्यक है। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क क्या है? मैंने एक वर्ड लिखा, कैपिटल, जिसको कि बहुत सीधे शब्दों में पूंजी कहा जाता है। कैपिटल, पूंजी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि जो पूंजी है, ये कैपिटल है, ये क्या है? लेकिन उससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देता हूं कि कैपिटल क्या है। कैपिटल वो अमाउंट है जो किसी भी एंटरप्रेन्योर के द्वारा, किसी भी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, किसी भी व्यावसायिक संस्था के द्वारा, किसी भी व्यवसाय में लाभ कमाने के उद्देश्य से लगाई गई धनराशि पूंजी कहलाती है। द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। ये कैपिटल होती है। किसी भी एक व्यवसाय में आप लाभ कमाने के उद्देश्य से जितने भी पैसे को आप लगाते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप पूंजी के नाम से जानते हैं। ये पूंजी हुई। तो मैंने पूंजी का अर्थ आपको समझा दिया कि पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है। अब क्वेश्चन ये है, आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो पूरा हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, जिसको भी डबल अकाउंट सिस्टम के नाम से जानते हैं, ये डिपेंड करता है, ये बेस्ड है 3 गोल्डन रूल्स पे। और 3 गोल्डन रूल्स हैं, 1 इज पर्सनल अकाउंट, 2nd इज रियल अकाउंट एंड 3rd इज नॉमिनल अकाउंट। और इनके 3 गोल्डन रूल्स जो है मैंने एक्सप्लेन किए। अब क्वेश्चन इस कैपिटल के बारे में है कि ये कैपिटल क्या है। इट्स ए पर्सनल अकाउंट, इट्स ए रियल अकाउंट और इट्स ए नॉमिनल अकाउंट। किस में आएगा और क्यों आएगा, बस केवल इतना छोटा सा प्रश्न है। अगर आपको इसका उत्तर आता हो तो आप मुझको इसके बारे में बताएंगे कि हाँ, ये कैपिटल जो है ये पर्सनल अकाउंट में आएगा या रियल अकाउंट में आएगा या नॉमिनल अकाउंट में आएगा, क्यों आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलेंगे आपसे कल इससे आगे की बात आपको समझाने के लिए। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये बेस है और बेस आपका पक्का होना चाहिए, नींव आपकी मजबूत होनी चाहिए। मिलते हैं आपसे फिर कल और इससे आगे की बात करेंगे, कैपिटल के बारे में बात करेंगे। टिल देन बाय।